गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा का अधिकार और सर्व शिक्षा अभियान। अभी तक हमारे पास एक RTE आई है, राइट टू एजुकेशन 2009 का, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो हमारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप कॉपी लिखते हैं, जैसे मैंने आपको कॉपी लिखना बताया है, तो इन सभी पॉइंटों को आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए RTE एक्ट जो 2009 है वो 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ। ठीक, फिर वो राज्यसभा में गया तो 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा से भी पारित हो गया। ठीक, 1 अप्रैल, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये दोनों, तो 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में ये लागू हो गया, जबकि जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ठीक है, फिर जब जम्मू कश्मीर से 370 हटी तो फिर ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, RTE एक्ट 2009 में 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया और 5 विषय और जोड़े गए थे। 86वां संविधान संशोधन 2002 पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें मौलिक अधिकारों में 21 के क्लॉज 1 को तहत जोड़ करके 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही। RTE एक्ट लागू करने वाला भारत 135वां देश बना। अनुच्छेद 45 में जो है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को, जो कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात कही है। इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को जस्ट लाइक आंगनवाड़ी, जिसमें मतलब बच्चे को बिठाते हैं कि हाँ आने वाली क्लासेस में वो बैठ सके और अध्ययन कर सके, इस काबिल बनाना। ठीक है, RTE एक्ट की बात करें तो नॉर्मल चाइल्ड, ये कुछ प्रावधान दिए थे कि नॉर्मल चाइल्ड के लिए जो था वो 6 से 14 वर्ष निःशुल्क शिक्षा, डिसेबल बालक जो कि अपंग बालक है, दिव्यांग बालक हैं, उनके लिए 6 से 18 वर्ष के लिए ये पूछा गया था। क्या क्या प्रतिबंध लगाए RTE एक्ट ने एक टीचर के ऊपर, ठीक है, वो देखिए क्या क्या नहीं करना चाहिए किसी को। तो सबसे पहले किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं देंगे आप बच्चे को, प्रवेश के समय किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं लेंगे और किसी डॉक्यूमेंट के आधार पर किसी को वंचित नहीं करेंगे एडमिशन लेने पर। ट्यूशन नहीं, प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते आप। ठीक है, और स्कूल चलाने के लिए कोई बंदा अगर स्कूल चलाना चाहता है तो उसके लिए आपको सरकारी मान्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये कुछ प्रतिबंध थे। ठीक, अब बात करें कि शाला, वो जो भी शाला मतलब विद्यालय या फिर संस्थान से संबंधित प्रावधान क्या क्या थे। देखो, जो भी एक टीचर, एक कमेटी बनती है, टीचर और पेरेंट्स की एक कमेटी बनती है, उसमें एक 3rd 4th जो सदस्य हैं वो अभिभावक होने चाहिए। उस समिति में जो है 50% महिला ही होनी चाहिए। ठीक है, वंचित वर्ग और कमजोर वर्ग के अनुपातिक प्रतिनिधित्व हो और प्रबंधन, शाला विकास योजना निर्माण और मॉनिटरिंग का कार्य जो है स्थानीय लोगों को दिया जाए। मतलब वहाँ पे जो भी कार्य है कंस्ट्रक्शन वगैरह का, वो वहाँ के स्थानीय लोगों को दिया जाए। ठीक है, और जो भी योजनाएं हैं वो उनको बताई जाए। जो भी योजनाएं नई नई सरकार ला रही है तो इनका ये काम होता है कि वो उन योजनाओं को उस क्षेत्र विशेष में फैलाएं। ठीक है, ये देखिए सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी स्कूल का जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। जो अपर प्राइमरी स्कूल है यानी कि उच्च प्राथमिक विद्यालय, उसका 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होना चाहिए। अगर बात करें प्राइमरी स्कूल में टीचर और स्टूडेंट का रेशियो होना चाहिए वो 30:1 होने, 30 स्टूडेंट पर 1 टीचर होना चाहिए। अगर यहीं बात करें अपर प्राइमरी स्कूल की तो वहाँ 35 और 1 का रेशियो होना चाहिए। कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना, डाटा बिल्कुल सही है, अलग अलग जगह दिया गया है, लेकिन आप इसको फॉलो ज़रूर करना वरना भटक जाते हैं लोग। ठीक है, अगला है कि जो मिनिमम वर्किंग डे है, जो वर्किंग डे है वो प्राइमरी स्कूल की बात करें
तो 200 दिन का कार्य और 800 घंटे कार्य एक साल का, एक साल में उसे 200 दिन और 800 घंटे काम करना है, ठीक है। और अगर हम बात करें अपर प्राइमरी स्कूल की यानी कि उच्च प्राथमिक स्कूल की, तो 220 दिन कार्य करे और 1000 घंटे कार्य करे। मतलब यहाँ पे या तो मतलब वही चीज़ है कि 200 दिन में वो 1000 घंटे काम करते हैं 220 दिन में। अगर हम एवरेज एक वीक की बात करें तो 45 घंटा पर वीक वो कार्य करे, ठीक है। ये तो आपका हो गया आरटी एक्ट में जो जो पॉइंट आपको दिए गए थे वो सारे के सारे, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान की। तो सर्व शिक्षा अभियान जो पहले विश्व स्तर पे चलाया गया था, तो फिर इंडिया ने सोचा कि चलो यार अपन लोग भी क्या बोलते हैं इसको फॉलो करते हैं, ताकि अपने यहाँ जो शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा जो है वो अच्छी बेहतर कर सकें, अच्छी कर सकें। इसी के तहत उन्होंने 2001 में इस योजना को शुरुआत किया और 2010 में इसका लक्ष्य रखा कि 6 से 14 वर्ष के जो आयु वर्ग के बच्चे हैं वो कम से कम बुनियादी शिक्षा ले सकें, साक्षर हो सकें, कम से कम लिखना पढ़ना और गणना करना वो सीख जाएं। आजकल FLN बहुत चल रहा है, ये ऐसे मानो मॉडिफाई FLN है, और ये सबसे पहले FLN का स्टार्टिंग रूप है, ऐसे ही समझ लीजिए। FLN आपके टाइम पे बहुत चल रहा है ना, ये FLN का स्टार्टिंग रूप समझ लीजिए, ठीक है। SC ST और अल्पसंख्यक वर्ग की जो बालिकाएं हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना इनका सबसे ज़्यादा मोटिव था। इनका कहना था कि जो है SC ST या अल्पसंख्यक वर्ग हैं और उनके क्षेत्र में बालिकाओं को जो है ऐसे आवासीय स्कूल खोले जाएं, है ना, उनको प्रशिक्षित किया जाए, शिक्षित किया जाए, उनको हर सुख सुविधाएं दी जाएं, है ना, ताकि कोई बच्चियों को बर्डन ना समझे, है ना। SC ST वाले जो है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वैसे तो सभी को दे देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आर्थिक स्थिति के अनुसार आरक्षण आज के टाइम पे देना शुरू करना चाहिए, ठीक है। चलिए अपव्यय की बात करें। अपव्यय की समस्या का समाधान करें। अपव्यय तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, अपव्यय और अवरोधन। अपव्यय का मतलब क्या होता है कि एक कक्षा में पढ़ रहे हैं, दूसरी फिर वो छोड़ के चले जा रहे हैं, है ना। तो ऐसी समस्याएं जो विद्यालय छोड़ के चले जाते हैं उनको रोकने के लिए, क्योंकि भाई जब सब कुछ मिलेगा, है ना, सब कुछ मिल रहा है, पुस्तकें, यूनिफॉर्म, मिड डे मील भी उस टाइम 1995 से चलने लगा था, है ना, तो कहीं ना कहीं भाई मतलब कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं तो बच्चा रुक जाता था, ठीक है। उसके बाद लड़कियों को निःशुल्क पुस्तकें देना और 50% जो महिला टीचर हैं उनकी नियुक्ति करना बालिका विद्यालय में, ठीक है। और बालिका विद्यालय क्या, मेनली कोई भी विद्यालय हो उसमें महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, ताकि क्या बोलते हैं महिलाओं को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं शिक्षक की भूमिका क्या होगी। तो ये लोग उच्च शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करें, है ना, बाधित बालकों के लिए उचित सहायता प्रदान की जाए, शिक्षकों को इन बालकों के साथ अंतःक्रिया हेतु प्रोत्साहित किया जाए, है ना, और शिक्षक के नियोजन हेतु विशिष्ट शिक्षक विधियां और प्रविधियों को अपनाना चाहिए। ये मतलब सर्व शिक्षा अभियान में कुछ शिक्षक की भूमिका है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इम्पॉर्टेंट है, पहली लाइन वन लाइनर के अनुसार इम्पॉर्टेंट है, बाकी के आपके लिए रिटन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। इस लाइन को जैसे आप लिखेंगे तो हाईलाइट कर देना, इसमें सारी की सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। अब आप इसको बढ़ा चढ़ा कर कैसे कैसे लिख सकते हो कि RT एक्ट आया, है ना, इतने टाइम पे आया, मतलब इसको अपनी थ्योरी के ये तो मैंने एक पॉइंट लिख दिया, अगर आप इसको एक थ्योरी में लिखोगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो वो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारी ये सेकंड लास्ट वीडियो है, कल लास्ट वीडियो होगी, और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए थैंक यू, कल मिलते हैं।